तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन का चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी तो तभी आएगी जब उस पर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिख दीजिए, a body moves in a straight line, body moves in a straight line for full stop, for time t1 its speed is v1। बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है और टाइम t1 के लिए उसकी स्पीड है v1, and then for time t2 its speed is v2। टाइम t2 के लिए उसकी स्पीड है v2। पहले स्पीड v1 पे कांस्टेंट है थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर स्पीड v2 पे कांस्टेंट है। तो ए पार्ट तो कह रहा है ड्रॉ इट्स vt ग्राफ। इसका vt ग्राफ बनाइए। ये टाइम है, वेलोसिटी पहले यहाँ v1 पे कांस्टेंट है टाइम t1 के लिए, और फिर मे भी इसके बाद टाइम t2 के लिए वेलोसिटी इस वैल्यू पे कांस्टेंट। vt ग्राफ में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर x ग्राफ कांस्टेंट होता है तो xt ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन आती है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो vt ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ऐसा ही कुछ आएगा। vt ग्राफ अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा ही आएगा। डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है उसे आप पूरी तरह इग्नोर कर सकते हैं। ओके, पार्ट बी है सवाल का, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसलिए x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। अब सवाल में मुझे x1 और x2 नहीं दिए गए। ब्रिंग द टर्म of v in place of x। x के स्थान पे v का टर्म लाइए, क्योंकि आपको x दिया तो गया नहीं है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फिर x का फॉर्मूला होता है vt। स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है फर्क नहीं पड़ता, स्पीड है कि वेलोसिटी है फर्क नहीं पड़ता। तो x का फॉर्मूला हो गया vt, तो मैं यहाँ पर डालूंगा v एवरेज, x1 की जगह डालूंगा v1 t1, x2 की जगह डालूंगा v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये फाइनल आंसर माना जा सकता है। ये फाइनल आंसर है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। रटना है कुछ तो इसी को रटना है बस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम t1 और t2 की बातें सवाल में की गई है, तो t1 t2 को क्वेश्चन में रिटेन करिए, t1 t2 को सवाल में से मत हटाइए। पर x1 की बात सवाल में डायरेक्टली की नहीं गई है, तो उन टर्म्स में x1 को लिखिए जिनकी बातें सवाल में की गई हैं। सवाल में वेलोसिटी की बात की गई है और वो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, तो x को हटा के वो लाओ जो सवाल में एक्स्ट्रा दिया है, v को सवाल में लाओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो x का फॉर्मूला है vt, तो मैं x1 की जगह लिख सकता हूँ v1 t1 और x2 की जगह लिख सकता हूँ v2 t2। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला तो ये है। मैं तो इसे याद करने के लिए कोई सलाह नहीं देता। दैट्स इट। एक बात ये लिखिए, 3 स्टार लगा के एक लाइन लिख दीजिए। When a body travels in straight line, when a body travels in straight line, distance and displacement are same in magnitude.
जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो आप ये ट्रैक चाहे तो भूल सकते हैं कि डिस्टेंस मतलब विदाउट व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में जा रही है और जाते ही जा रही है, आगे पलट के वापस नहीं आ रही है, तो द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड सिमिलरली स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है और वेलोसिटी और स्पीड सेम है। तो मैं वेलोसिटी की जगह कभी स्पीड और डिस्टेंस की कभी जगह डिस्प्लेसमेंट बोलता रहूंगा। मैं हमेशा ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और वो भी डायरेक्शन चेंज किए बगैर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके ये लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए अब कि बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर अ टाइम t, टोटल टाइम t है। बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ टाइम t, for first half of the time, for first half of the time, for first half of the time, velocity is v1. For first half of the time, velocity is v1, and for second half of the time, velocity is v2. For second half of the time, velocity is v2. Calculate the average velocity of the entire journey. Calculate the average velocity of the entire journey. Total time, मैंने क्वेश्चन ये बोला है कि body travels in a straight line for a time t. For first half of the time, the body moves with a velocity v1. Of course, constant velocity नहीं मानेंगे. And for second half of the time, the body moves with velocity v2. Average velocity for the entire journey is. तो मैं तो हमेशा average velocity को अब इसी तरह लिखूंगा। अब मैं वो नहीं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अब मैं मैथमेटिकल भाषा में ही डायरेक्ट बात करूंगा। वो ये कह रहा है कि t1 is equal to t2 is equal to t by 2। x1 की जगह मैं लिखना चाहता हूँ v1 t1 और x2 की जगह लिखना चाहता हूँ v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, क्योंकि इस x1 की जगह मैं v1 t1 ले आया, इस x2 की जगह मैं v2 t2 ले आया, तो v bar यानी v average is equal to v1, t1 is t by 2 प्लस v2 और ये वाला टाइम भी t by 2 है अपॉन t1 प्लस t2, ये भी t by 2 है और ये भी t by 2। तो t by 2 आप ऊपर से कॉमन ले लीजिए। अगर t by 2 हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो v बार का फॉर्मूला बन जाएगा, t by 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा v1 प्लस v2 और ये हो जाएगा 2 into t by 2, ये कैंसिल हो जाएगा। v बार का फॉर्मूला है v1 प्लस v2 by 2। ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, टाइम t1, टोटल टाइम t के लिए बॉडी ने ट्रैवल किया है। पहले आधे समय में बॉडी की वेलोसिटी v1 पे कांस्टेंट है और बाद के आधे समय में बॉडी की वेलोसिटी v2 पे कांस्टेंट है। अब कह रहा है पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी बता, और क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसके डायरेक्शन होने का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज भी नहीं है, तो वेलोसिटी या स्पीड वो कुछ भी बोले हम यही करेंगे। हमें यहीं से सवाल शुरू करना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। t1 और टाइम के बारे में तो सवाल ने कुछ कहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम के बारे में तो सवाल ने कुछ कहा है, पर x के बारे में सवाल ने नहीं कहा है, उसके बदले उसने v के बारे में कहा है। तो मैं x के बदले v का टर्म लाऊंगा और v इज इक्वल टू x बाय t, सो x इज इक्वल टू vt। x1 की जगह v1 t1, x2 की जगह v2 t2। अब t1 को भी t by 2 डाल दो और t2 को भी t by 2 डाल दो। हाँ, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के याद किया जा सकता है, पर मैं सिर्फ 3 स्टार दे रहा हूँ उसके। अगर टाइम्स बराबर बराबर हैं, अगर पहले आधे टाइम के लिए वेलोसिटी v1 है, क्वेश्चन कहता है बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है 10 सेकंड के लिए,
5 सेकंड के लिए उसकी स्पीड v1 है और 5 सेकंड के लिए v2 है। अगर टाइम्स इक्वल हैं तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑर्डिनरी एवरेज। यही कंक्लूजन लिख सकते हैं। हालांकि बेसिक्स से ही ये सवाल अटेम्प्ट किया जाए, फॉर्मूला आप याद करें, मैं इसके ज्यादा फेवर में तो नहीं हूँ, फॉर्मूला आपको अपने आप ही याद हो जाए क्योंकि आपने खूब सारे सवाल किए हैं तो एक अलग बात है। कंक्लूजन ये लिख दीजिए, फाइनल रिजल्ट ये लिख दीजिए कि when times are equal, तो average velocity is the normal average, जो कि हम एवरेज की भाषा के नाम पे जानते हैं, v1 + v2/2। अगर टाइम्स आर इक्वल को हाईलाइट कर दीजिए, या तो उसे बड़ा बड़ा लिख दीजिए या उसे अलग इंक से लिख दीजिए या उसे अंडरलाइन कर दीजिए। अगर टाइम्स इक्वल है तो फिर एवरेज वही है जो हम बचपन से जानते हैं, कि दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। अगर 3 होते तो हम v1 + v2 + v3/3 कर देते, जैसे ऑर्डिनरी एवरेज निकालते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी निकालते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड मीन वेलोसिटी। एवरेज इज इक्वल टू मीन। तो जितनी वेलोसिटी उसने दी है सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे कि हम नॉर्मल एवरेज किसी भी क्वांटिटी का निकालते हैं। पर ये केवल तब है जब टाइम्स इक्वल। पहले 5 सेकंड के लिए v1, अगले 5 सेकंड के लिए v2 और अगले 5 सेकंड के लिए v3। अगर टाइम हर बार इक्वल है, टाइम कितने पे इक्वल है उससे हमें मतलब नहीं है। अगर टाइम हर बार इक्वल है तो बस टोटल of all the velocities given upon the number, ordinary average will do। बट अगर इसमें डिस्टेंसेस इक्वल कर दें, टाइम के बराबर बदले, तो प्रॉब्लम आएगी। आप एक क्वेश्चन लिखिए, body moves in a straight line। इसका हमेशा यही मतलब होता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो उसको बताना पड़ेगा। अगर उसने कहीं नहीं कुछ नहीं बताया है तो आप यही मानो कि नहीं बदली है, कि डायरेक्शन बदलेगी तो उसे बताना पड़ेगा। जो उसने नहीं बताया, मतलब जो नॉर्मल सिंपल केस होता है वो मानो। विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ डिस्टेंस x1, its velocity is v1। जब हम खाली v1 बोलते हैं ना, तो भी उसका मतलब होता है its velocity is constant at v1। ये वो नहीं मेंशन करेगा आगे से। for next distance x2, its velocity is v2। अब मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट एट v2 है ये नहीं कहा है। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ओब्लिक स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। एवरेज वेलोसिटी ओब्लिक स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। अब सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये देखें कि क्या नहीं दिया है। टाइम्स नॉट गिवन, किसी भी टाइम का जिक्र नहीं है। बोल रहा x1 डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी v1 पे कांस्टेंट है, और अगला x2 जब ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी v2 पे कांस्टेंट है। ये एवरेज का फॉर्मूला तो मैं यही लूंगा, x1 + x2 अपॉन t1 + t2। मेरी हमेशा मैथमेटिकल शुरुआत यही होगी। थियरी के लिए आपको जो मन में कहना है कह लीजिए, आपको मन में कहना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो कह लीजिए, पर मैथमेटिकल शुरुआत तो यही करनी चाहिए। अब देखना है कि क्या एलिमिनेट करना है। t is to be eliminated, t को एलिमिनेट करना है हमको। t के बारे में कोई जिक्र नहीं है सवाल में, t को हम एलिमिनेट करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इस t की जगह मैं चेंज कर देता हूं, मैं फाइनल मेरा आंसर ये दे रहा हूं। x1 और x2 का तो सवाल में जिक्र है, तो आप x1 और x2 को एलिमिनेट ना करें, बस t1 की जगह लिख लें x1/v1 और t2 की जगह आप लिख लें x2/v2। ये आंसर हो गया।
दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमें स्टार्ट तो यहीं से ही करना है, पर देखना है कि सवाल में क्या नहीं दिया। भाई जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस हैं, जो सिंबल्स हैं किसी चीज के, उनको अंडरलाइन कर लो। देख लो कि भाई x1 दिया, v1 दिया, x2 दिया, v2 दिया। बाकी पूरी लैंग्वेज को ज्यादा ध्यान से नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। मुझे टाइम नहीं दिया है, मेरा फॉर्मूला तो मुझे पक्का यही पता है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब मुझे t1 एलिमिनेट करना है, बात खत्म। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सो इट इज x1 + x2 अपॉन t1 + t2। सवाल में t के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो t को मैंने लिख दिया x/b, t1 है x1/v1 और t2 है x2/v2। दैट्स इट। यही क्वेश्चन हम दोबारा फिर से कर रहे हैं। मैं इस रिजल्ट पे स्टार नहीं दे रहा, मैं नहीं चाहता कि आप इसे याद करें। आप इसको याद करें तो इस पे 5 स्टार, इससे डिराइव करें, रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जितना जितना हर बार सवाल बेसिक्स से करोगे उतना अच्छा है। स्टिक टू द बेसिक्स। फिजिक्स में फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा, फाइनल रिजल्ट्स, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसे याद करने की चेष्टा ना करें, बहुत तकलीफ में पड़ जाएंगे। सवाल में समझ में नहीं आएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ना तो वो फॉर्मूला ढंग से याद आएगा। एग्जाम हॉल में तो सब गड़बड़ जाते हैं, ना तो फॉर्मूला ही ढंग से याद आएगा और ना समझ में आएगा कि कौन सा वाला लगाना है। इसलिए जितने मिनिमम फॉर्मूले हो उतना अच्छा है आपके। एग्जाम हॉल में क्लिक नहीं करता कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो जितने बेसिक फॉर्मूले हो उतना अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The body moves in straight line. For a distance x. Of course, अब मैं कभी बोलूंगा नहीं, ये implied है without changing its direction. अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इनकी अच्छे खां को भी सवाल में बताना पड़ेगा। हमें थोड़ी ना कोई सपना आ रहा है कि डायरेक्शन चेंज हुई है। सवाल में देता बहुत सारी जानकारियां उसको देनी पड़ती है, और नहीं तो आप बिल्कुल सिंपलेस्ट पॉसिबल केस मान लीजिए, जो सब पहला भी केस आपने पढ़ा है बस वही मानिए। फॉर फर्स्ट, और मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी बड़ा बड़ा लिखिए। फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब पहले आधे टाइम की बात नहीं की है, फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये खास बात है। फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस velocity is equal to v1, and for second half of the distance, मतलब साफ है, velocity is constant at v, velocity is v। पहले तो मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, एक ही बात है। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और डायरेक्शन नहीं बदल रही तो वेलोसिटी मांग रहा है कि स्पीड मांग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। सॉल्यूशन में मैं तो यहीं से स्टार्ट करूंगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसने मुझे कहा है कि x1 = x2 = x/2 एंड t नॉट गिवन। टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं। मैं शुरुआत तो यहीं से करूंगा, बार बार एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और उसने कहा है पहली आधी दूरी और बाद की आधी दूरी। तो टोटल डिस्टेंस अगर x है, टोटल डिस्टेंस अगर x है तो पहली आधी दूरी भी x/2 है और बाद की दूरी आधी दूरी भी x/2 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से मैं ये बेसिक फॉर्मूले हर बार लिख रहा हूँ और मुझे t को एलिमिनेट करना है, तो t को मैं x/v लिखूँ। मैं डायरेक्ट t का फॉर्मूला x/v कभी नहीं लिखता, उससे तो गलती होती है। मैं हर बार इसी फॉर्मूले को बेसिक को लिखता हूँ और इससे फिर जो अननोन है उसे LHS बुलाता हूँ। t का फॉर्मूला x/v। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, अब मैं यहाँ पे v बार को पुट करूंगा, x/2 + x/2 अपॉन t1 है x/v, तो ये x/2 अपॉन v1, और ये t2 है x/2 अपॉन v2। ये हो गई साहब कहानी। अब मैं अगर x/2 कॉमन ले लूं तो ये ऊपर हो जाएगा 1 + 1, और अगर इधर से मैं x/2 कॉमन ले लूं तो 1/v1 + 1/v2, x/2 कैंसिल हो जाएगा। v एवरेज का फॉर्मूला है 2/1/v1 + 1/v2, जो कि 2v1v2 अपॉन v1 + v2 भी हो जाएगा।
ये एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस के बारे में मुझे जानकारी दी है कि x1 भी x2 है और x2 भी x2 है। टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो मैं t की जहां t आ रहा है वहां मैं x y v लिखूंगा, क्योंकि मुझे सवाल में v दिया है। पहले x/2 के लिए वेलोसिटी v1 है, बाद के लिए x/2 के लिए वेलोसिटी v/2 है। अब मुझे जैसे जैसे मेरे को समझ में आए सॉल्व करना। यहाँ से ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स शुरू होती है जो आपने बचपन से पढ़ी है। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ठीक है फिजिक्स थी, यहाँ तक फिजिक्स थी। इसके बाद तो ऑर्डिनरी रीअरेंजमेंट है, जो कि हर सवाल में एसेंशियली आपको थोड़ी सी फिजिक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और उसके बाद तो मैथमेटिक्स के हवाले हो जाएगा ये सवाल। ये मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो फिजिक्स से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कारण नहीं है। यू शुड टारगेट एट 180, यू मस्ट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस मैथ्स, हाँ ये तो मैं कर लूंगा, तो फिर फिजिक्स में कुछ है ही नहीं। बहुत सारी थ्योरी पढ़ाएंगे और थ्योरी अल्टीमेटली कल्मिनेट होती है किसी फॉर्मूले में। बस आपको शुरुआत करनी है फॉर्मूले से, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना ही नहीं। हाँ, मैं अब तक जो मैंने पढ़ाया है मैं आपको इसकी समरी दे देता। मैं ये फॉर्मूले, इसको मैं, ये वाला एक फॉर्मूला जरूर है जो मैं याद करवाना चाहूंगा। ये एक केस जरूर है जो हम याद करना चाहेंगे। इसकी समरी ये है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन t1 + t2। इसको मैं कहना चाह रहा हूं, अगर v1 t1 + v2 t2 अपॉन t1 + t2, इसको मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ x1 + x2 अपॉन t1 की जगह x1/v1 + x2/v2। डिराइव करें या याद करने के बजाय। ये तो 5 स्टार वाला है, इसको मैं नहीं चाहता कि आप याद करें, इसको मैं नहीं चाहता कि आप याद करें, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, इसमें स्पेशल केसेस ये हैं, स्पेशल केसेस ये हैं। नंबर 1, इफ टाइम्स आर इक्वल, अगर टाइम्स इक्वल है तो वी एवरेज v1 + v2, और भी है अगर वेलोसिटीज। अगर टाइम सारे इक्वल हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप नॉर्मल एवरेज लेते हैं वैसे आप ले लीजिए। नंबर 2, हाँ इस पे मैं 5 स्टार देना चाहूंगा। इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल, बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है, अगर डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो हाँ वी एवरेज का, अगर 3 पार्ट्स में जर्नी हुई है तो ऐसा फॉर्मूला होता है। अगर पहले 1/3 डिस्टेंस वेलोसिटी v1 है, अगले 1/3 डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी v2 है, और उसके बाद के 1/3 डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी v3 है, तो v एवरेज का ऐसा फॉर्मूला होता है। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसलिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप तो 2 पार्ट्स में ही करिए, आप तो 2 ही पार्ट्स में करिए, तो आप चाहे तो ये याद कर लीजिए और चाहे तो ये याद कर लीजिए। नॉर्मली यही याद करना सेफ है। इस पे मैं चाहता हूं कि आप 5 स्टार दे दें। इसमें डेरिवेशन में मतलब ये आने की उम्मीद भी है एक तो, और ठीक है आइडियली तो डिराइव ही करें, कई बार डायरेक्टली याद ना करें। आप इतनी बार 5, 10, 11, 12, 13 का जो है मैजिक फिगर है। आप 13 बार कोई चीज डिराइव करते हैं तो फिर वो आपको उसके स्टेप्स भी याद हो जाते हैं, तो स्पीड भी आ जाती है और एक्यूरेसी भी आ जाती है। सो फाइनल रिजल्ट को आप 13 बार ना करें, बोले 12, 13, 14, 15 बार लिख के डिराइव करें। आइडियली हर डेरिवेशन के बीच में 2-4 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए, मे भी 1 दिन का गैप रखो, इसे 15 बार डिराइव करो और 2-2, 3-3 दिन के गैप पे फिर आपको विद डेरिवेशन सब कुछ याद हो जाएगा, उसमें स्पीड भी होगी और एक्यूरेसी भी होगी। ये अब तक की हमारी पूरी समरी है। अब इस पे एक थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन बनता है, वो लिख दीजिए। अ पर्सन गोज फ्रॉम A to B, the person goes from his home to market, पर्सन अपने घर से मार्केट जाता है, पर्सन अपने घर से मार्केट जाता है with a velocity of 30 km/h। पर्सन अपने घर से जाता है मार्केट तक, इसकी वेलोसिटी 30 km/h। On finding the market closed,
जाता है, लॉकडाउन लगा हुआ है, मार्केट क्लोज्ड है, on finding the market closed, he returns back. He returns back at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर. 30 की स्पीड से गया है और 15 की स्पीड से आया है. So find A, the average velocity of the entire journey. पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी बताएं. एवरेज वेलोसिटी का सवाल है, ये बात तो सही है, पर देखते हैं इसने क्या दिया है क्या नहीं दिया है. इसने V1 दिया और V2 दिया है, और तो कुछ दिख नहीं रहा डायरेक्टली. एक वेलोसिटी 30 है और एक 15 है, और तो कुछ नहीं दिख रहा. मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि टाइम्स इक्वल है कि डिस्टेंसेस इक्वल है. पहले लिख दीजिए इन क्वेश्चंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी. In questions of average velocity, we should first check whether it is a case of average velocity, whether it is a case of average velocity or whether it's a case of average velocity or whether it's a case of times equal or distances equal. There is a case of times equal or distances equal, and whether average velocity or average speed has been asked. ये हमारा चेक पॉइंट है, इसको लिख दीजिए चेक पॉइंट. हम सवाल पढ़ने के साथ साथ या सवाल पढ़ने के बाद इस चीजें रीएश्योर करेंगे, फिर से रीअसर्टेन करेंगे कि डिस्टेंसेस इक्वल है कि टाइम्स इक्वल है, और फिर मांगा क्या है वो तो सबसे बड़ी बात है कि एवरेज वेलोसिटी मांगी है कि एवरेज स्पीड मांगी है. ये हमारे चेक पॉइंट्स हैं, इनको हमें लिख लेना चाहिए. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. 1 में एवरेज वेलोसिटी टाइम्स आर नॉट इक्वल. इस सवाल में डिस्टेंसेस इक्वल. पहला डिसीजन हमने सवाल पढ़ के ये लिया कि भाई जितना आप गए थे उतना ही वापस आए. एक तो डायरेक्शन भी रिवर्स हुई है. सर इस वाले क्वेश्चन में आपने वेलोसिटी पूछी थी एवरेज. हाँ, मैंने एवरेज वेलोसिटी मांगी है. ओके सर. पहली बात तो ये है कि इसमें टाइम्स इक्वल नहीं है, डिस्टेंसेस इक्वल है, क्योंकि आपके घर से जो मार्केट की दूरी है वही मार्केट से घर की दूरी है. तो आप लिख दीजिए फर्स्ट चेक पॉइंट का आपके आंसर है कि डिस्टेंसेस आर इक्वल. नंबर 2, एवरेज वेलोसिटी हैज बीन आस्क्ड, नॉट एवरेज स्पीड. यही दो चीजें आपको ध्यान से असर्टेन करनी है. कायदे से तो पहली चीज होनी चाहिए थी कि एवरेज स्पीड मांगी है कि एवरेज वेलोसिटी. अब चलिए हम अगर सवाल को सॉल्व करें तो एवरेज वेलोसिटी का पूरा बेसिक से थियरी वाला फॉर्मूला भी लिखते हैं. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फिर आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ वापस आ गए. जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की थी वहीं लौट के बुद्धू घर को आए. डिस्प्लेसमेंट है 0, तो एवरेज वेलोसिटी है 0. वेलोसिटी में हम थोड़े ज्यादा सतर्क रहेंगे. डिस्टेंसेस इक्वल है, एक बात. दूसरी बात, जब वो वेलोसिटी मांग रहा है और आप वापस अपने घर पे आ गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट है 0, आपकी वेलोसिटी 0 है. आप गए तो चले तो पर पहुंचे कहीं नहीं. डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है. बस इस सवाल का पार्ट बी कर लेते हैं. इस सवाल का पार्ट बी, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. सर मैं बताऊं? हाँ बताइए. 20 किलोमीटर पर आवर. सर 20 किलोमीटर पर आवर. यस सर. ऑलराइट, फाइन, गुड. एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की जहां तक बात है तो फिर तो उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता कि आप स्ट्रेट लाइन में गए या वापस आए. ऐसा लिख दीजिए. एवरेज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसमें हम डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, बस हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर नहीं करते हैं. इसलिए ये तो आज भी यही है. एवरेज वेलोसिटी आज भी वही है, x1 + x2 अपॉन t1 + t2. और आवश्यकता तो नहीं है पर मैं ऐसे ही डेरिवेशन कर देता हूँ. x/2 v1 + x/2 v2 ये है. ये फॉर्मूला फाइनली आने वाला है 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 2 × 15 × 30 अपॉन 15 + 30. ये
इसमें मेरी सलाह एक और है कि आप जो इनमें से v1 और v2 में से जो छोटा वाला फिगर होता है ना, उसे डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया करें। the smaller velocity common in denominator। कभी कभी थोड़ा फायदा मिल जाता है, हमेशा तो नहीं। 2 into 15 into 30, अब मैं यहाँ 15 कॉमन लूंगा तो 1 plus 2 बच जाएगा। 15 अगर आप कॉमन ले लेंगे, जब दोनों एक दूसरी वेलोसिटी पहली वेलोसिटी का मल्टीपल या सब मल्टीपल हो, तो फिर ये काम किया जा सकता है। 15 कैंसिल हो गया, ये 2 into 30 अपॉन 3 हो गया। हाँ, ये 2 into 10 हो गया। 20 इसका सही आंसर। मैंने जो किया है वो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। मैंने किया 2v1 v2 अपॉन v1 plus v2, क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल है। डिस्टेंसेस इक्वल। अब 2 into 15 into 30 अपॉन 15 plus 30, तो आप चाहें तो जैसे भी सॉल्व करें, पर कभी कभी आधे सवालों में ये हेल्प मिल जाती है कि आप छोटी वाली जो वेलोसिटी है उसे कॉमन ले लें। कभी कभी फर्क पड़ जाता है, जब v2 v1 का मल्टीपल होता है या सब मल्टीपल होता है तो कॉमन लेने से फायदा मिल जाता है। अदरवाइज भी कुछ तो सिंपल होता ही है, कुछ तो सिंप्लीफिकेशन इसमें मिल ही जाता है, फिर भी आपको फायदा तो मिलेगा। यही मेथड फॉलो करिए, बस इसका आंसर आ रहा है 20। इतना तो पक्का था कि आंसर एवरेज जब भी आप निकालते हैं, चाहे कोई भी केस हो, आंसर v1 और v2 के कहीं बीच में आए। ऐसे लिख दीजिए, एक लिख दीजिए टिप फॉर eliminating one of the options। कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट आपका हो ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आप कर रहे हैं तो लिख दीजिए here the average velocity will always lie somewhere between v1 and v2। एवरेज वेलोसिटी छोटी वाली से बड़ी होनी चाहिए और बड़ी वाली से छोटी होनी चाहिए। आंसर 15 और 30 के कहीं बीच में आएगा। 15 से कम नहीं होगा और 30 से बड़ा नहीं होगा। हो सकता है शायद एक आध ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए और हो सकता है एक भी ना हो, कुछ भी पॉसिबल है। फिर भी हमें एक्सपेक्टेड आंसर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। ऐसा भी लिख दीजिए कि wherever possible we should have an idea of the range of expected answer। We should have an idea of the range of expected answer। शायद ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें आपके पास इतना भी कोई क्लू ना हो कि एक ऑप्शन तो आप एक भी ऑप्शन बिना सवाल सॉल्व किए आप एलिमिनेट ना कर पाए। शायद ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। आपको कोई तो आइडिया होता है कि आंसर इससे छोटा नहीं आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, और उस वजह से आप कम से कम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर ही देते हैं। तो एक्सपेक्टेड आंसर की रेंज आपको जरूर पता होनी चाहिए और पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऑप्शंस को देखना चाहिए। और अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाए तो अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा, तो उससे फायदा तो नहीं मिलता, ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है सवाल में, उससे हमें फायदा मिलता है। एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, कोई खास फायदा नहीं हुआ, पर थोड़ा फील अच्छा लगा, उसके दम पे आप बाकी सवाल भी बढ़िया मजे से निपटा। यही ध्यान से सुनिए कि सवाल आप जब इसके पढ़ेंगे तो देखेंगे कि टाइम्स इक्वल है, कि डिस्टेंसेस इक्वल है, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कि एवरेज स्पीड निकालनी है, और फिर एक्सपेक्टेड आंसर की रेंज क्या है। अगर टाइम्स इक्वल होते तो फिर 15 और 30 के एग्जैक्ट बीच में आंसर आता। 15 + 30 होता 45 और 45 का आधा होता 22.5। अब ये 22.5 के आजू बाजू आएगा जब डिस्टेंसेस इक्वल। आपको अगर अंदाजा चाहिए आंसर क्या आएगा तो पहले आप ऑर्डिनरी एवरेज निकालिए और फिर बोलो इसके थोड़ा आसपास, अगर नहीं आपसे कुछ क्लिक कर रहा है ऐसा भी लिख दीजिए। टीका लगाने का तरीका, तुक्का लगाने का तरीका, ठीक है, लिख दीजिए फर्स्ट कैलकुलेट द ऑर्डिनरी एवरेज v1 + v2/2। ऑर्डिनरी एवरेज निकाल लीजिए जो कि v1 + v2/2 है और वो आप ओरली कर ही लेंगे। if distances are equal
then the option closest to the above value, option closest to the above value, यानी कि v1 plus v2 by 2, option closest to the above value, यानी कि v1 plus v2 by 2 is the correct answer, is likely to be the correct answer, is likely to be the correct answer. v1 plus v2 by 2 के जो करीब ऑप्शन है that may be correct. हमें तो एग्जैक्ट 2v1 v2 upon v1 plus v2 पता ही है क्या, जब टाइम्स इक्वल है तो v1 plus v2 by 2 और जब डिस्टेंसेस इक्वल है तो 2v1 v2 upon v1 plus v2. अब आप जैसे चाहे करें, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ही आप इसमें अपनी मास्टरी हासिल कर पाएंगे. ऑलराइट, ये एग्जांपल 3.1 हम देख लेते हैं. हमने एवरेज स्पीड पढ़ा दी, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा ली, सेम डायरेक्शन वाली बात भी कर दी. एग्जांपल 3.1 देखते हैं. A car is moving along a straight line, say OP, in figure 3.1. Figure 3.1 में ये वाला ग्राफ था, कार वाला. कार पूरे स्ट्रेट लाइन में जा रही है. आपको तो इसका पाथ अजीब गरीब दिख रहा है, पर एक्स भी खाली बढ़ रहा है इसका. पहले कार एक्स धीरे यहाँ जा रही है, फिर थोड़ा तेज जा रही है, शायद फिर रुक गई है, पर स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है. ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है. एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल 3.1 में आपको पढ़ा रहा हूँ. The car is moving along a straight line, say OP. It moves from O to P. Total 18 सेकंड लगे हैं, and comes from P to Q in 6 seconds. Distances equal हैं, टाइम्स अलग अलग. जो दिया है वो मैं लिख लेता हूँ. अच्छा, what are the average velocity? एवरेज वेलोसिटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि जब भी आप वापस घर आ जाते हो तो आप चले जरूर मगर कहीं पहुंचे नहीं, लौट के बुद्धू घर गए आए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है. ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन कहलाता है. तो कई बार आप कैलकुलेशंस में चले जाते हैं, आप डिस्टेंस ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह. अगर आप कुछ भी किया आपने और वापस घर पे आ गए तो वेलोसिटी जीरो ही. फिर सवाल में कुछ भी सोचना ही नहीं है. फिर पार्ट बी कह रहा है नहीं, what is the average velocity and average speed of the car in going, अच्छा from O to P पूछ रहा है. खाली अगर O to P पूछ रहा है तो जीरो नहीं है. अभी ये वापस आने की बात नहीं की मैंने. जल्दी से मेरे दिमाग में जो चीज घूमती है ना, जो सवाल मेरे दिमाग में होता है, मुझे लगता है वही पूछा गया है. यहाँ चोट हो गई भाई, इसने सिर्फ O से P की एवरेज वेलोसिटी मांगी है. मुझे लगा कि मेरे तो एक एवरेज वेलोसिटी का सवाल मेरे आंसर का जीरो आता है. जो हमारे दिमाग में घुसा हुआ था, फिर हमारी नजरें भी वही पड़ती हैं. हमको तो जीरो वाला आंसर पसंद आ रहा है, हमारे दिमाग में बसा हुआ है. इसीलिए आलतू फालतू सवाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में जो सबसे कचरा सवाल आपने किया होता है वही घूमता रहता है. कोई भी सवाल पढ़ोगे लगेगा उसी की परछाई है. बहुत ही संभल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए. कचरा सवाल करोगे कचरा ही दिमाग में घूमता रहेगा. तो एवरेज वेलोसिटी अभी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड हियर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो. फिगर देखना ही पड़ेगा. फिगर 3.1 अच्छा 3.1 तो सॉरी ये वाला ग्राफ तो वो पाथ लेंथ के नीचे जस्ट. हाँ 3.1 तो ये वाला ग्राफ बनाया है इसमें. -160 R पे दिया है -120, Q पे दिया है 0 नहीं वो है शायद, O पे है 0, Q पे है 240 और P पे है 360. तो पहले तो भाई वो यहाँ से यहाँ गया O से P, तो डिस्प्लेसमेंट उसका 360 है. डिस्प्लेसमेंट 360 है और जो उसे टाइम लग रहा है तो शायद सवाल ने दे दिया है O to P 18 सेकंड में. तो बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है प्लस 360, O से P गया है, ये O है ओरिजिन पे, P 360 मीटर दूर है, डिस्प्लेसमेंट है 360, टाइम है 80 और एवरेज वेलोसिटी आ गई 360/80. एवरेज स्पीड अगर चाहिए इसी एवरेज वेलोसिटी, हाँ इसी जर्नी की एवरेज स्पीड भी चाहिए, तो अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर आती है. ये भी सेम आता है.
वेलोसिटी में उसने प्लस लगा दिया, चलो वेक्टर क्वांटिटी है, कोई खास बात नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसे +20 ही लिखें, आप खाली 20 भी लिख सकते हैं। पर हाँ, वो ध्यान दिला रहा है कि भाई तुम अब डिस्प्लेसमेंट को साइन दिया करो तो अच्छा है, 20 मत बोलो, उसे +20 बोलो तो अच्छा है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिजायरेबल तो यही है कि आप उसे प्लस या माइनस साइन के साथ रिपोर्ट करें। तो कहता है thus in this case the average speed is equal to the magnitude of the average velocity, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसकी डायरेक्शन बदली भी नहीं, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी है। बात समझ में आती है। अब कह रहा है फ्रॉम O to P, नहीं B में कह रहा है O to P एंड बैक टू Q। अच्छा, ओ ये तो गंदा सवाल है, O से P गया और Q आया भाई, ये तो बहुत गंदा सवाल है। O से P गया और P से Q आया, गंदा केवल एक सेंस में है क्योंकि हमारी टेंडेंसी थी अज्यूम करने की कि कभी तो कमबख्त वो सवाल देगा जिसका आंसर 0 आएगा। हम तो उछल पड़े थे कि भाई वापस आएगा, डायरेक्शन पलट रहा है, वापस आएगा, तो वापस आएगा का जहाँ सेंस मिलता है हमारे दिमाग में पहले 0 आके बैठ जाता है। तो उसने बड़ा बढ़िया ट्रिक किया है, सिर्फ इसी सेंस में ये गंदा सवाल है। तो भाई अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपने स्टार्ट यहाँ से किया है, पर आप पहुंचे खाली यहाँ पे हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है +240 और टाइम तो हमेशा ऐड होता है, वो एक लाइन लिख दीजिए, टाइम इज ऑलवेज एडेड, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही चला जाता है भाई, 18 + 6, टाइम तो हमेशा ऐड ही होता है। आप पहले यहाँ पे इसमें टाइम लगा, फिर यहाँ है आपको इसमें टाइम लगा, तो 240 अपॉन 24 एवरेज वेलोसिटी आ गई 10। और जहां तक एवरेज स्पीड का सवाल है, एवरेज स्पीड लिख देता हूँ, ऐसे ही पूरा लिख देते हैं एवरेज स्पीड, और तो कुछ तरीका है नहीं। एवरेज स्पीड में x1 + x2 अपॉन t1 + t2 का स्पीड निकालते समय या डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो कभी कोई नेगेटिव नहीं आता। तो पहले मैं इधर 360 गया, फिर मैं इधर ये 120 पीछे आया और टाइम मेरा 18 + 6। बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बढ़िया सवाल है, और इसको करने की वजह से हम अब अलर्ट हो जाएंगे और हमेशा ये नहीं अज्यूम करेंगे कि वापस घर पे ही आ जाए, ये वापस यहाँ तक भी आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो खाली इतना है, और डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही है। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, बात फिर से लिख दीजिए, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस एंड टाइम्स आर ऑलवेज एडेड। टाइम डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं है, पूरी फिजिक्स में जनरल रूल तो नहीं है, पर हाँ 70% फॉर्मूले में तो ऐसे ही है कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आ तो सकता है। 60% 70% फॉर्मूलों में ऐसा भी लिख दीजिए, यूजुअली या मोस्टली इन ऑल द फॉर्मूले ऑफ फिजिक्स। जरूरी तो नहीं है कि काफी एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, परंतु फिर भी गलती करने से कभी बच भी जाओगे। All the formulae of physics, the sign in the denominator is mostly positive. Denominator में जो sign है वो ज्यादातर भैया पॉजिटिव ही होता है। Denominator में जो sign है वो ज्यादातर पॉजिटिव होता है। ये अब क्या होगा, इस वजह से जब कभी नेगेटिव आएगा तो तुम्हारा ध्यान जाएगा कि नहीं नहीं यहाँ तो पॉजिटिव नहीं है, हमारे मास्टर ने गलत पढ़ाया था, यहाँ तो नेगेटिव है। बस वही तो हम चाहते हैं कि आपका ध्यान जाए। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस है। ये भी एक लाइन आप लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट है खाली 240, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये है 240। और डिस्टेंस में तो हम पूरा गिनते हैं, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आप ऐसे सर्किल में भी गाड़ी चलाते जाओगे तो भी डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, जितना टायर घिसता है तो पूरा डिस्टेंस में काउंट होता है पूरा। अब
इधर से गए और इधर से आए तो जमीन पे टायर के निशान बनते गए ना, तो पूरा डिस्टेंस में कवर होता है, उसका नाम होता है लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। एनीवे बस दैट्स इट। और टाइम तो हमेशा ऐड ही होता है, क्या टाइम तो हमेशा ही ऐड होता है। बस तो ये हो गया एक केस, कहता है 10 इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। दिस हैपेंस व्हेन द मोशन हियर इन्वॉल्व्स चेंज इन डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा और डिस्टेंस ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी और स्पीड ज्यादा होगी। दिस shows that speed is in general greater। स्पीड तो वेलोसिटी से ज्यादा ही होती है, या कभी-कभी बराबर भी हो सकती है। फिर से वो कह रहा है if the car in example 3.1 moves from O to P and comes back to O in the same time interval, जितने टाइम में गया था उतने ही टाइम में अगर ये वापस आ रहा है, इसको हम क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं। इसी से एग्जाम अलग से क्वेश्चन लिख दीजिए। चलिए इसका डेटा हम पूरा दे देते हैं, आपको क्वेश्चन के रूप में दे देते हैं। लिखिए कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन and travels 360 meters, 360 meters. In 18 seconds. In 18 seconds. And then returns back to the same point. And returns back to the same point in the next 18 seconds. In the next 18 seconds. वो गया ओरिजिन से, उसने स्टार्ट किया 360 मीटर आगे गया और 18 सेकंड लगे और इत्मीनान से उसी स्पीड पे लहराता हुआ वो वापस आया, ना तेज आया ना धीरे आया। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने तो जीरो, क्योंकि अब ऐसा नहीं हुआ है कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहीं तक आके रुक गया, रास्ते में किसी के घर होगा नहीं, वो पूरा अपने ही घर आया है सीधे। ऊपर वापस आया है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। आप प्रिजुडिस ना रहे कि हमेशा घर तक वापस ही आएगा। वो सवाल में देखना है थोड़ा कम डेटा दिया है कि ज्यादा डेटा दिया है। ज्यादा डेटा दिया है तो सवाल में आपको ध्यान से समझना ही पड़ेगा। खैर ये अज्यूम ना करें कि वापस अपने घर ही आएगा। खैर अब ये आ गया है, यहाँ पर तो एवरेज वेलोसिटी 0 है और जहाँ तक स्पीड का सवाल है, स्पीड है x1 plus x2 upon t1 plus t2, so it is 360 plus 360 upon 18 plus 18. So this is 360 into 2 upon 18 into 2. So 360 by 18, 18 to the 36, तो ये 20 है। और यूनिट्स का ध्यान रखिए, अगर ये मैंने स्पीड आपको अच्छा हाँ ये मीटर्स में और अगर ये सेकंड में, अगर ये मीटर में और ये सेकंड में है तो ये मीटर पर सेकंड। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बात अगर सब कुछ अगर v1 और v2 मीटर पर सेकंड में दिए होते पीछे सवाल में तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में आता। अगर v1 v2 किलोमीटर पर आवर में दिए हैं तो आंसर किलोमीटर पर आवर में आता। यहाँ x अगर किलोमीटर में दिया होता और t मिनट में होता, अगर ये किलोमीटर में होता और ये t मिनट में होता तो ये भी किलोमीटर में होता, ये भी किलोमीटर में होता, ये भी मिनट में होता, ये भी मिनट में होता, तो मेरा आंसर किलोमीटर पर मिनट में आता। यूनिट्स का बहुत ध्यान दीजिए, लिख दीजिए आप if both x are in kilometers, if both x are in kilometers and both t are in minutes, both t are in minutes, then the answer we obtain will be in the units of kilometers per minute. Answer we obtain will be in the units of kilometers per minute. And now we should check the units in options. अब हमें ऑप्शंस में यूनिट्स चेक करनी ही चाहिए, बल्कि तो कैलकुलेशन के पहले यूनिट देखनी चाहिए। अगर चारों किलोमीटर पर मिनट में है तो आपको शुरू में मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। आपको कैलकुलेशन के पहले ही ऑप्शन पर नजर डालनी चाहिए कि वो किलोमीटर पर सेकंड में है कि किलोमीटर पर मिनट में है कि किलोमीटर पर आवर में। और मेरी सलाह तो यही है कि अगर चारों किलोमीटर पर आवर में है तो शुरू से ही आप टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ ये भी कर सकते हैं कि पहले आप किलोमीटर पर मिनट में निकाल लें और बाद में मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लें। पर बात का क्या पता कि आप भूल जाएं कि कन्वर्जन बाकी है।
जो जब याद आ जाए उसको उसी समय एग्जीक्यूट कर दिया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जरा सा भी बात के लिए आपने टाला कि हाँ पहले मिनट में निकाल, किलोमीटर पर मिनट में निकाल लेते हैं फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, तो गारंटी नहीं कि आपको याद रहेगा। जो जिस समय याद आ जाए हो सके तो उसको उसी समय एग्जीक्यूट कर डालिए। एक बार टला तो कितना टलेगा कुछ पता नहीं होता, यही ध्यान दीजिए बस। एक और बात हम समझते हैं कि इसमें पूरी जर्नी में जो स्पीड है ना, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं उसको, किसी इंस्टेंट पर। एक तो है एवरेज और एक है इंस्टेंटेनियस। तो इसमें हर इंस्टेंट पे स्पीड 20 बनी हुई, हर इंस्टेंट पे स्पीड 20 बनी हुई। किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे यहाँ स्पीड पूछ लो या यहाँ स्पीड पूछ लो। मैं तो एक ही बात कह देता हूँ डैश करके, इसको तो हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। बस आप एक लाइन लिख दीजिए, when a body moves in a straight line with constant speed, then for a given period of journey, given journey के लिए average velocity is same as the value of the velocity at every instant, is same as the value of the velocity at every instant. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है कांस्टेंट जा रही है तो पूरी जर्नी, क्योंकि एवरेज में भी कोई फर्क तो आएगा नहीं, कभी स्पीड कम होती कभी ज्यादा होती तो एवरेज कहीं बीच में आती। अभी तो पूरी जर्नी का भी जो एवरेज है वही हर इंस्टेंट का है। मतलब मेरे को बेसिकली आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक वर्ड देना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप यहाँ से यहाँ तक गए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से आती है एवरेज। अब मेरे को किसी इंस्टेंट पे चाहिए, आप बस एक लाइन लिख दीजिए डैश करके तो आप समझ जाएंगे। स्पीडोमीटर ऑफ अवर व्हीकल, हमारे व्हीकल्स का जो स्पीडोमीटर होता है, इंडिकेट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमारे व्हीकल्स का जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, कब आपकी स्पीड 80 है, कब 90 है, कब 100 है। वो उस इंस्टेंट की स्पीड जो कि अगले इंस्टेंट बदल गई। एक होती है इंस्टेंट टू इंस्टेंट और एक होती है पूरी जर्नी का एवरेज। स्पीडोमीटर एवरेज वेलोसिटी नहीं बताता, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो उसकी डायरेक्शन तो नहीं बताता कंपास से। सेलर की कोई शिप होती है वो तो डायरेक्शन भी बताती है, लिख दीजिए इट इज नॉट एवरेज वेलोसिटी, because no direction of information is displayed। डायरेक्शन की कोई जानकारी नहीं है इसलिए ये वेलोसिटी नहीं है, डायरेक्शन की कोई जानकारी नहीं है इसलिए वेलोसिटी नहीं है। Then that is all for today.